1913 में नील्स बोर साहब आते हैं और ये अपना मॉडल देते हैं। कहते हैं कि जो रदरफोर्ड साहब कह रहे थे कि प्रोटॉन प्लस चार्ज के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो अपना ऊर्जा लूज करके धीरे 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 ये ऐसे घूमते 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 केंद्र में चलाएगा। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि उन्होंने कहा था कि बस इलेक्ट्रॉन घूमता है, उन्होंने यह नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्ष में घूमता है, अलग अलग कक्षा अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है। जैसे कि इसको 1 नंबर सेल, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, KLMN, ये पढ़े आप? KLM सेल नहीं पढ़े हैं आपको, ये ऑर्बिट सेल पढ़ाई जाएगी। मतलब इन्होंने ये कहा कि मान लेते हैं मैं खड़ा हूं, मेरे चारों तरफ 5 लड़के मुझे राउंड लगा रहे हैं, तो पहला आदमी 1 हाथ की दूरी पे लगा रहा है, दूसरा आदमी दूसरे हाथ के राउंड पे लगा रहा है, यानी ये इससे पीछे नहीं आ सकता, दूसरा आदमी इतना डिस्टेंस से पीछे नहीं आ सकता, यानी सभी जो ऑर्बिट लगा रहे, चक्र लगा रहे, वो अपने कक्षा में घूम रहे हैं, वो दूसरे ऑर्बिट में नहीं घुस सकते। क्लियर? अब क्यों नहीं घूम सकते? क्योंकि सभी ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग अलग है। बात ध्यान समझिएगा, फिर इसको दोबारा जब पढ़ेंगे तो फिर और क्लियर होगा। पहली बात इन्होंने कहा, कौन? नील्स बोर ने, कि सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, अलग अलग ऑर्बिट, अलग अलग कक्षा में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं जी। ठीक है, ओके। और इसीलिए वो बैक नहीं आते। दूसरी बात, सभी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो फर्स्ट नंबर अर्थात के नंबर शेल में जब घूमेगा उसकी एनर्जी कम होगी, उससे ज्यादा एनर्जी होगी 2 नंबर में, उससे ज्यादा 3 नंबर में, उससे ज्यादा 4 नंबर में। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो बस हल्का से समझ लो, फिर समझेंगे। अर्थात कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में घूमेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पे, ग्रीन वाले रास्ते पे घूमेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स 3 नंबर पे घूमेंगे, कुछ 4 नंबर पे। कितना घूमेंगे अभी नहीं बता रहे, लेकिन यही बताएंगे, नील्स बोर भाई साहब ही बताएंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है। वो बात का 2, 8, 18, 54, 86 वो बात का फॉर्मूला है। फिलहाल ये कहते हैं कि कुछ कुछ घूमते हैं, कितना घूमते हैं अभी नहीं पता। और सबकी अपनी एक बराबर की एनर्जी होती है, सब ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग होता है। ठीक है रामदेव? अब कहोगे सर ये तो बता दिए नील्स बोर साहब का कि अलग एनर्जी में, वो तो ठीक है, लेकिन जब घूमते हैं तो घूमते घूमते एनर्जी अपना लूज करके ये सेंटर में क्यों नहीं आ जाते भैया? इनको घुमा कौन रहा है? प्रोटॉन प्लस में है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, तो घूम घूम के ये इसको खींच क्या ले रहा है, ये इसको क्या नहीं खींच ले रहा है? आइए इसके बारे, इसका जवाब फिर से नील्स बोर साहब ने कहा कि असल में जो रदरफोर्ड कह रहे थे ना कि पास कि ऐसा होगा तो पास चला जाएगा, नहीं जाने का वजह रदरफोर्ड साहब तो सही थे, समझा नहीं पाए थे। आप धागे में पत्थर बांध के नचाए कभी? रस्सी बांध के, डंडा बांध के, कुछ भी ऐसे नचाए ना, तो जब आप नचाते हैं उसके ऊपर 2 बल काम करता है। आप नचाते नचाते छोड़ दीजिएगा तो पत्थर क्या होगा? बाहर भाग जाएगा। यानी एक पत्थर को बाहर की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से आपका धागा मुड़ नहीं रहा है, पत्थर बाहर जाना चाहता है, जैसे नचाना छोड़ दीजिएगा उसी सामने बाहर भाग जाएगा। दूसरा, रस्सी पे टेंशन लगा हुआ है, यानी रस्सी उसको अंदर तरफ खींच रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो जिस वजह से पत्थर आपको एक ही रास्ते पे बैलेंस होकर के चलते रहता है, दोनों तरफ की लगने वाली फोर्स बराबर हो जाती है। लेकिन वही और जोर से नचाओगे तो बाहर वाली फोर्स जब ज्यादा हो जाएगी, रस्सी टूट जाएगा, पत्थर बाहर भाग जाएगा। रस्सी द्वारा लगाया गया खिंचाव बल से अगर अधिक बाहर का बल हो गया तो ये टूट गया और भाग जाएगा बाहर। और अगर आप धीरे धीरे नचा रहे हो, यानी बाहर का फोर्स कम लगेगा, तो वो बाहर फैलेगा नहीं, झुक जाएगा नीचे, नीचे धीरे धीरे कर दो तो नीचे गिर जाएगा। तो बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ। और उसी पत्थर पे जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो उससे जब अंदर की तरफ जो फोर्सेस लग रही है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू?
तो उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, एक बाहर फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल, और उसी वक्त अंदर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं आपस में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे मेंटेन रहता है। कोई डाउट? ऑल्दो अगर हम आप चाहें बाह्य एनर्जी द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके इसमें घुसा दें तो किया जा सकता है। अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन से अगर एनर्जी को अपन लोग बाहर निकाल दें तो यह अपना ऑर्बिट चेंज करके दूसरे पोजीशन में चला जाएगा, या इस इलेक्ट्रॉन में अगर एनर्जी हम ऐड कर दे तो ये दूसरी ऑर्बिट में आ जाएगा। ये ट्रांजिशन इफेक्ट अभी नहीं पढ़ने का है, 11th में पढ़ना है, 10th में भी नहीं पढ़ना है। इज दैट क्लियर? तो अब तक हमने दो साइंटिस्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के खोज वाले के बारे में पढ़ा। पहला जे थॉमसन और दूसरा गोल्डस्टीन के बारे में पढ़ा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाला। दो पॉइंट वहां पढ़ा, और 3 पॉइंट पढ़ा हमने कि 3 मॉडल इलेक्ट्रॉन के कौन, परमाणु के मॉडल कौन कौन दिए। सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया 1903 से 1904 के बीच में, फिर 1911 में रदरफोर्ड ने दिया, फिर 1913 में नील्स बोर ने दिया। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रदरफोर्ड है। बोर्ड में सबसे ज्यादा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया 4 या 5 नंबर में। तो इसमें आपको उसके बारे में बताना होगा एक्सपेरिमेंट, फिर उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया और उनकी क्या कमियां हुई, ये 3 पॉइंट लिखना होगा और डायग्राम भी बनाना होगा। क्लियर?